हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल CG वन शॉट। आज हम बात करेंगे सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला के और साथ ही साथ में ACF के परीक्षा में आने वाले फिजिक्स यानी कि भौतिकी के सिलेबस के कंप्लीट सिलेबस की चर्चा करेंगे। और अंत में हम देखेंगे कि इसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कौन कौन से आए हैं और किस टाइप के प्रश्न इससे पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला का सिलेबस ये आपके सामने रखा हुआ है। अब मैं एक एक करके आपको टॉपिक वाइज इसको बताऊँगा। देखिए, सबसे पहले जो है गति व बल, ये आपका पहला टॉपिक दिया हुआ है। गति में क्या क्या है? गति का वर्णन, चाल एवं वेग, गतियों के ग्राफ, अलग अलग चाल, एक समान गति, रुकने का ग्राफ, असमान गति का ग्राफ, त्वरण, गति का समीकरण, एक समान त्वरित गति में वेग समय संबंध, एक समान त्वरित गति में स्थिति समय संबंध, वृत्तीय गति, ये सब गति के पार्ट हुए। इसके बाद बल एवं गति के नियम। ठीक है, बल एवं गति के नियम हम देखते हैं। तो इसमें क्या है? जड़त्व का नियम है, द्रव्यमान का नियम है, संतुलित और असंतुलित बल, गति का प्रथम नियम, रैखिक संवेग, संवेग में परिवर्तन व बल, गति का द्वितीय नियम, गति का तृतीय नियम, संवेग संरक्षण का नियम, ये दूसरा है। तीसरा है गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण की अवधारणा, गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम, गुरुत्वीय त्वरण, मुक्त पतन, द्रव्यमान एवं भार, W=mg, ये द्रव्यमान और भार में संबंध होता है। मतलब कि ये होता है द्रव्यमान और ये होता है भार। भार बराबर द्रव्यमान गुणा गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण को भी इसमें गुणित किया जाता है, तब जाकर के भार निकलता है। फिर गुरुत्वीय केंद्र ज्ञात करना, स्थिरता, ये जो है तीसरा चैप्टर है। ठीक है, उसके बाद जो आता है ऊर्जा सिद्धांत, प्रकृति, स्रोत। ठीक है, इसमें है कार्य एवं ऊर्जा। सबसे पहले तो कार्य W=F×D, कार्य बराबर होता है बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन, इसको बोलते हैं कार्य। भौतिक कार्य के उदाहरण, एक नियत बल द्वारा किया गया कार्य। ऊर्जा, गतिज ऊर्जा की गणितीय व्याख्या। गतिज ऊर्जा यानी कि होता है काइनेटिक एनर्जी, इसका सूत्र होता है 1/2 mv²। यहाँ से गणितीय क्वेश्चन भी आता है, ये गणितीय व्याख्या जो लिखा हुआ है ना, इससे न्यूमेरिकल्स बनते हैं। फिर गतिज ऊर्जा व किया गया कार्य। स्थितिज ऊर्जा यानी कि पोटेंशियल एनर्जी, इसका सूत्र होता है mgh। ठीक है, इससे भी MCQ आता है और इन दोनों को मिला के भी MCQ आता है। फिर गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, फिर यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम, फिर शक्ति जो होता है P, पावर से इसको डिनोट करते हैं। ठीक है, उसके बाद जो होता है ध्वनि के बाद में ध्वनि का उत्पन्न होना, ध्वनि का हम तक पहुंचना, तरंगों के प्रकार, कंपन की दिशा के आधार पर, जैसे कि अनुदैर्ध्य तरंगें होती है और अनुप्रस्थ तरंगें होती है, इन दो तरह की तरंगें होती है। फिर ध्वनि के अभिलक्षण, तरंग दैर्ध्य, आयाम, आवर्तकाल, आवृत्ति, ध्वनि तरंगों की चाल, श्रव्यता, पराश्रव्य ध्वनि जो हम लोग को सुनाई नहीं देती है। एक रेंज होता है हम लोगों के ध्वनि सुनने का, उस रेंज के पहले की ध्वनि और उस रेंज के, जैसे कि एक रेंज है, इतने तक की रेंज की ध्वनि हमको सुनाई देगी, इसके पहले की ध्वनि भी सुनाई नहीं देगी, इसके बाद की ध्वनि भी सुनाई नहीं देगी। ठीक है, तो ये पराश्रव्य ध्वनि कहलाती है, जिसके बाद की ध्वनि होती है। ठीक है, अनुप्रयोग अल्ट्रासोनोग्राफी, सोनार क्या होता है? जो समुद्र में जो जहाज चलते हैं ना, तो वो सोनार सिस्टम पे काम करते हैं। ठीक है, वो सब आगे डिस्कस करेंगे। फिर ये तो केमिस्ट्री का सिलेबस है। आगे बढ़ते हैं फिजिक्स के सिलेबस में हम। इसके बाद का सिलेबस है उष्मा एवं ताप, ये हीट वाला हिसाब है। ठीक, तो कितना गर्म कितना ठंडा, तापमान या टेम्परेचर की बात कर रहे हैं। तापमान को मापने का वो यंत्र होता है, उसके बारे में बात हो रहा है। तापमान के पैमाने, यानी कि तापमान कैसे मानते हैं, टेम्परेचर, डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो ये सब कैसे मापें। ठीक, उसके बाद उष्मीय ऊर्जा के मात्रक, उष्मा का संचरण, चालन, संवहन और विकिरण। जैसे मैं बताया था कि ठोस में होता है चालन, ठीक, और द्रव्य में होता है संवहन, और क्या बोलते हैं, गैस में होता है विकिरण। ठीक है, अब इसके बाद जो है उष्मा के प्रभाव, ताप में वृद्धि, उष्माधारिता, उष्मीय प्रसार, ठोस पदार्थ में उष्मीय प्रसार, द्रव पदार्थ में उष्मीय प्रसार, गैसों में उष्मीय प्रसार, गलन की गुप्त उष्मा, वाष्पन की गुप्त उष्मा लेटेंट हीट को बोलते हैं। ठीक है, इसके बारे में भी डिटेल में बात करेंगे हम। फिर ऊर्जा स्रोत स्वरूप, कौन कौन से ऊर्जा होते हैं। ठीक, आखिर ऊर्जा क्या है? हर एक चीज़ के लिए एनर्जी, वही ऊर्जा संरक्षण का नियम जानते हो आप। ऊर्जा न तो उत्पन्न किया जा सकता है, नहीं नष्ट किया जा सकता है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरित किया जा सकता है, यानी कि ट्रांसफ़र कर सकते हैं उसको। यही जो है ऊर्जा संरक्षण का नियम है। तो आखिर ऊर्जा क्या है? ऊर्जा, मनुष्य और ऊर्जा के प्रकार, कितना टाइप का ऊर्जा होता है, नवीकरणीय, अनवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा का स्वरूप, ऊर्जा रूपांतरण, ऊर्जा का स्थानांतरण, यही ये देखो बता रहा था जिसके बारे में। ऊर्जा के स्रोत, ऊर्जा का स्रोत सबसे बड़ा स्रोत जो होता है ऊर्जा का सूर्य होता है। परंपरागत स्रोत, ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत, जैसे कि सौर ऊर्जा, सोलर कुकर, सोलर सेल, समुद्रों से ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा। क्रेडा जो है छत्तीसगढ़ का, जो है छत्तीसगढ़ रिन्यूएबल एनर्जी डिपार्टमेंट अथॉरिटी। ठीक है, तो ये क्रेडा जो है इसका हेडक्वार्टर रायपुर में है। ये जो है नवीनीकरणीय ऊर्जा, अनवीनीकरणीय ऊर्जा के स्रोत में जो है काम करता है, रायपुर में इसका हेडक्वार्टर है। फिर प्रकाश एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे हमेशा क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो प्रकाश में क्या है? समतल दर्पण पर परावर्तन द्वारा प्रतिबिंब रचना। ठीक है,
एक समतल दर्पण है, समतल दर्पण से टकराया, इसका परावर्तन हुआ, यहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। तो उसकी रचना के बारे में बात करें। फिर परावर्तन के नियमों का अध्ययन। परावर्तन क्या होता है कि जैसे कि ये एक सतह है, यहाँ से प्रकाश आया, इससे टकरा करके निकल गया, तो ये जो होता है ये आपतन कोण है, ये आपतित किरण है, ये आपतन कोण है, ये परावर्तित किरण है, ये परावर्तन कोण है। तो उसके बारे में बोल रहे हैं, इसके अध्ययन। ये समतल दर्पण के घूमने का परावर्तित किरण पर प्रभाव, समतल दर्पण पर बिंदु वस्तु का प्रतिबिंब बनना, यहाँ पर इमेज कैसा बनेगा, यहाँ पर कोई वस्तु रखी तो उसका उल्टा, जैसे कि सामने खड़े होते हैं तो उसके पार्श्व बदल जाते हैं, बोलते हैं ना, लेफ्ट का हैंड जो है राइट में दिखता है और राइट का हैंड लेफ्ट में दिखता है, तो वही प्रतिबिंब का बनना। समतल दर्पण द्वारा बने आभासी प्रतिबिंब की दूरी, समतल दर्पण पर विस्तारित वस्तु का प्रतिबिंब बनना। फिर बहु प्रतिबिंब, प्रकाश का समतल सतह पर अपवर्तन। अब देखो अपवर्तन समझाता हूँ मैं, अपवर्तन किसको बोलते हैं। जैसे कि ये एक सतह है और यहाँ से किरण आ रही है, तो ये जो है ना परावर्तन, ये ऐसे अगर निकल गई तो इसको परावर्तन बोलते हैं। लेकिन वैसे नहीं निकल करके यदि वो अंदर प्रवेश की, जैसे कि जल में, पानी में जो होता है प्रकाश परावर्तित नहीं होता, पानी में प्रकाश जो है अपवर्तित होता है, ये ऐसा झुक जाता है, थोड़ा सा अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। तो जैसे इसको लंब खींच दिए तो अभिलंब की ओर इसको झुकना बोलते हैं, ठीक है। अब देखो, हाँ वही बता रहा था मैं, अपवर्तन, यही सतह अपवर्तन बोलते हैं। अपवर्तनांक निकालते हैं, सापेक्षिक अपवर्तनांक, स्नेल का नियम लगता है अपवर्तन में, म्यू इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर करके निकालते हैं ना। फिर अपवर्तन के नियम, प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, फिर वास्तविक एवं आभासी गहराई, उत्क्रमणीयता का सिद्धांत, क्रांतिक कोण। क्रांतिक कोण क्या होता है कि जब आपतन कोण का मान इतना अधिक हो जाता है कि जो है वो अपवर्तित ना होकर के परावर्तित होने लग जाए, तो उसको क्रांतिक कोण कहते हैं। जो अपना फाइबर ऑप्टिक्स है ना, फाइबर ऑप्टिक्स वो जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पे काम करता है। तो ये इसका उदाहरण जब पूछेगा तो वो फाइबर ऑप्टिक्स होगा, ठीक है। अब उसका प्रकाश के ही दूसरा चैप्टर है परावर्तन एवं अपवर्तन गोलीय सतह से। परावर्तन एवं अपवर्तन अपन देखे थे पहले समतल सतह से, ये समतल सतह से है, और ये वाला जो है गोलीय सतह से। गोलीय सतह से है तो गोलीय दर्पण के बारे में पढ़ेंगे अपन। गोलीय दर्पण मतलब या तो अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण, दोनों के बारे में बात होगी। तो गोलीय दर्पण, ठीक है। तो गोलीय दर्पण से जुड़ी कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं। गोलीय दर्पण की सतहों पर परावर्तन, गोलीय दर्पण द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी, ठीक है। एक सामने बनता है तो प्लस लेते हैं, पीछे बनता है तो माइनस लेते हैं, ऐसा टाइप का चिन्ह परिपाटी इसका होता है, उसको ध्यान में रखना होता है, ठीक है। गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब रचना के नियम, गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब रचना, वस्तु की विभिन्न स्थितियों में गोलीय दर्पण के किरण आरेख, गोलीय दर्पण से संबंधित विभिन्न राशियों में अंतर संबंध, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी f, वक्रता त्रिज्या r और गोलीय दर्पण के फोकस दूरी u एवं v में संबंध, दर्पण सूत्र 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v, ये सूत्र होता है। फिर गोलीय दर्पणों के उपयोग, गोलीय सतह द्वारा अपवर्तन, लेंस द्वारा अपवर्तन, गोलीय लेंसों से संबंधित कुछ जो होता है मुख्य परिभाषाएं, गोलीय लेंसों के लिए चिन्ह परिपाटी, गोलीय लेंस से प्रतिबिंब रचना के नियम, फिर गोलीय लेंस द्वारा प्रतिबिंब रचना। देख रहे हो आप गोलीय लेंस से ही कितने ज़्यादा टॉपिक हैं और इसमें से हमेशा MCQ बनता ही है। ये वाला फॉर्मूला जो होता है इसको दर्पण सूत्र बोलते हैं, ठीक है। ये दर्पण, इसको दर्पण सूत्र बोलते हैं, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। अब ये गोलीय दर्पण के लिए अलग होगा, समतल दर्पण के लिए अलग होगा, कब u को माइनस लेंगे, कब v को प्लस लेंगे, कब v को माइनस लेंगे और कब u को प्लस लेंगे, ये सब चीज़ जो होता है यही चिन्ह परिपाटी कहलाता है, उसी के बारे में लिया गया है। ये देखो चिन्ह परिपाटी लिखा है ना, गोलीय लेंसों के संबंध में चिन्ह परिपाटी, ये इसी की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब गोलीय लेंसों द्वारा प्रतिबिंब बनना, वस्तु की विभिन्न स्थितियों के लिए गोलीय लेंसों द्वारा बने प्रतिबिंब के किरण आरेख, ठीक है। लेंस के संबंधित विभिन्न राशियों में अंतर संबंध, गोलीय लेंस के f, u एवं v में अंतर संबंध, लेंस का सूत्र है ना, आवर्धन लेंस की क्षमता, लेंसों का उपयोग, लेंसों द्वारा बनने वाले कुछ प्रकाशिक यंत्र जैसे फोटोग्राफिक कैमरा है, सूक्ष्मदर्शी है, दूरदर्शी है ये, और लेंसों का उपयोग वाला वही मायोपिया यानी कि निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष, दाढ़ी बनाने में कौन से लेंस का उपयोग किया जाता है, ठीक है। और बाइक या फिर ट्रक के शीशे में कौन सा दर्पण लगा रहता है जो वस्तु को छोटा करके दिखाता है ना। तो वो सब जो है उसके उदाहरण से प्रश्न आते हैं, ठीक। अब देखो विद्युत धारा एवं परिपथ, तो विद्युत धारा के बारे में पूछा जाएगा, तो विद्युत धारा और चुंबक से भी सवाल बहुत आते हैं। विद्युत धारा के परिघटक, ओम का नियम इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। विद्युत धारा, विभव, विभवांतर, ओम का नियम, ये देखो जिसकी बात कर रहा था वो आ गया, V इक्वल टू IR जिसमें होता है, ठीक है। इससे 3-4 फॉर्मूला आप एक साथ निकाल सकते हो, है नहीं। जैसे कि I इक्वल टू V/R हो गया, अब R इक्वल टू V/I हो गया, ठीक। ये सब फॉर्मूला आप अपने आप से निकाल सकते हो, इसको एक ही फॉर्मूला याद रखना है। धारा का प्रतिरोध एवं चालकता, फिर प्रतिरोधों का संयोजन श्रेणी क्रम में और समानांतर क्रम में। अच्छा, प्रतिरोधों का संयोजन जब श्रेणी क्रम में होता है तो R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 हो जाता है, यानी कि जितने प्रतिरोध हैं वो सब जुड़ जाते हैं। लेकिन यदि प्रतिरोधों का संयोजन समानांतर क्रम में होता है तो 1/R इक्वल टू हो जाता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये इसका फॉर्मूला होता है, उसको आपको याद रखना है, ठीक है।
अब इसके बाद में विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, ठीक है, हीट, फिर विद्युत शक्ति, फिर घरेलू विद्युत परिपथ, एसी के बारे में पूछ रहा है, डीसी के बारे में पूछ रहा है, उसके बारे में जानना है, फिर विद्युत में प्रयोग की जाने वाली सावधानियाँ। ठीक, अब विद्युत धारा का जो चुंबकीय प्रभाव है उसका नेक्स्ट टॉपिक है। तो चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीय बल रेखा, ठीक है, ये धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र, सीधे चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करना, ठीक है, फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, ये दोनों हैं। फिर धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र, परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र। परिनालिका किसको बोलते हैं पता है आपको? परिनालिका बोलते हैं एक कुंडली जैसे ये ऐसा 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 एक रहता है, तो ये परिनालिका कहलाता है। लगभग ऐसा 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 कुंडली ऐसा होता है, इसको बैटरी से जोड़ देते हैं ना, तो ये बन जाता है परिनालिका। ठीक, उसी के बारे में बात हो रहा है। ठीक, अब देखते हैं आगे। परिनालिका का कारण चुंबकीय क्षेत्र में किसी विद्युत धारावाही चालक पर बल, फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम, विद्युत मोटर, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, ठीक है, मोटर, डायनेमो और विद्युत जनित्र। और डायनेमो से हीट मतलब इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न करना, वही जनरेटर, डायनेमो, ये सब के बारे में पढ़ना रहता है। ठीक, इसके बाद से बायोलॉजी का सिलेबस आपका शुरू हो गया है, तो वो हमने कवर नहीं किया है इसमें। अब देखते हैं कि इससे किस प्रकार के क्वेश्चंस आए हैं। पहले के जो पेपर्स हुए हैं उसमें किस किस टाइप का क्वेश्चन आया है। तो फिजिक्स से थोड़े टफ क्वेश्चंस रहते हैं, क्योंकि फिजिक्स कई लोगों का पसंदीदा सब्जेक्ट है। जैसे कि ये देखो, ये पिछली बार जो हुआ था ना फॉरेंसिक डिपार्टमेंट वाला पेपर, उसके मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं आपको, ताकि ये बता सकूँ किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। जैसे मैंने बताया था, ये देखो फोकस दूरी से क्वेश्चंस आता ही है, तो वो सब दिखाने के लिए कौन कौन सा टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट है, जो मैं इंपॉर्टेंट बोला हूँ उससे क्वेश्चंस आए हैं कि नहीं आए हैं, उसकी चर्चा मैंने यहाँ पर की है। तो देखो यहाँ पर, यदि किसी दूरदर्शी के अभिदृश्य का फोकस दूरी f1, नेत्रिका का फोकस दूरी f2, दूरदर्शी की आवर्धन शक्ति क्या होगी पूछ रहे हैं। तो इसकी आवर्धन शक्ति होगी f1/f2, ठीक है। अब ये देखो, दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता को बढ़ाया जा सकता है बोल रहे हैं, तो अभिदृश्य की फोकस दूरी बढ़ाकर सही है, अभिदृश्य की फोकस दूरी घटाकर ये भी सही है, नेत्रिका की फोकस दूरी बढ़ाकर ये भी सही है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपन आगे। अब देखो ये 49 क्वेश्चन कि ग्रेटिंग पर आपतित प्रकाश अनेक स्पेक्ट्रा बनाते हैं, ठीक है, सही है। ग्रेटिंग में एक सूक्ष्म क्षेत्र में समान दूरी के समान चौड़ाई के बड़ी संख्या वाले स्लिट होते हैं, तो ये भी सही है। तो इसका ये क्या मतलब हो गया, ये सी ए एस आर दोनों सही हैं और आर ए एस की के लिए पर्याप्त कारण है। ठीक है, अब बात करते हैं 50 की। तो देखो इसमें क्या लिखा है कि ऊर्जा के आधार पर बढ़ते क्रम में जमाइए, तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, अब देख लीजिएगा उसको। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51। ठीक है, तो 51 में क्या है, दो समांतर तारों से एक ही दिशा में बहने वाली धाराओं के कारण आकर्षण होता है, क्यों? क्योंकि दोनों के बीच चुंबकीय बल काम करते हैं। ठीक है, तो डी ऑप्शन इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की। तो देखो, समानांतर धाराएं प्रतिकर्षित करती हैं तथा प्रति समानांतर धाराएं आकर्षित करती है, बिल्कुल गलत बात है। धारा आई प्रवाहित होने वाली एक लंबी परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र बी का परिमाप b = μ0I/n, जहाँ n प्रति इकाई लंबाई में घुमावों की संख्या, ये भी बिल्कुल गलत बात है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एस और आर दोनों गलत हैं। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन देखो आप, 1 एम्पियर धारा बराबर कितना होता है, तो ये होता है 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन प्रति सेकेंड। ठीक, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, तो ये इस टाइप के क्वेश्चन आपसे बनने ही चाहिए, है ना। जैसे आप सिलेबस कवर करोगे तो ये सब क्वेश्चन आपसे बनने लग जाएंगे। अब तो स्टार्टिंग है करके आपको समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, अब देखते हैं क्या है, दिए गए पदार्थों को उनकी प्रतिरोधकता के आधार पर बढ़ते क्रम में रखिए। तो इसका आंसर क्या होगा, सबसे पहले कॉपर आ जाएगा, फिर आएगा नाइक्रोम, फिर जर्मेनियम, फिर सिलिकॉन। इसका आंसर ए आ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद एक समान गति कर रहा एक विद्युत आवेश उत्पन्न करता है, क्या उत्पन्न करता है बताइए आप। एक समान विद्युत आवेश उत्पन्न करता है, विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों, जहाँ पर भी विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ वहाँ पर भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो ही जाता है। तो आगे के लेक्चर्स में आपको मैं बताऊंगा कि कैसे, जैसे परिनालिका है ना, ये एक ऐसा परिनालिका रहता है, तो परिनालिका के अंदर एक रॉड को मूव करवा के हम इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न करवा लेते हैं। तो उसमें जो है, अगर वो चुंबक है, परिनालिका अगर चुंबक है, तो उसके अंदर में हम मूव करवा के विद्युत उत्पन्न करवा सकते हैं। तो वैसे ही विद्युत उत्पन्न होता है तो उसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र अपने आप उत्पन्न हो जाता है। इसको आप याद रखिएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, 56 नंबर का देखते हैं। किसी तार का प्रतिरोध R ओम है, यदि तार को गलाकर उसकी लंबाई के प्रारंभिक लंबाई के n गुना बढ़ा दिया जाए तो नया प्रतिरोध क्या होगा, तो इसका प्रतिरोध जो होगा n² × R हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। एक साइक्लोट्रॉन त्वरित कर सकता है, तो किसको कर सकता है, अल्फा कण को। ठीक, अब उसके बाद हम आगे देखते हैं। ये कैरेक्टर मिलाने के लिए दिया हुआ है, तो इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा। एक स्लाइड में ये नहीं आ पा रहे हैं, है ना, तो ये देख लीजिएगा। इसका आंसर जो है
वो मैं आपको सीधे सीधे बता देता हूँ, ये होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। डायनेमो को कार्य सिद्धांत आया। देखो डायनेमो पे क्वेश्चन आए हैं, जनरेटर पे भी क्वेश्चन आता है, विद्युत जनित्र उसके ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं। तो देखो डायनेमो के कार्य का सिद्धांत मतलब डायनेमो के सिद्धांत पे कार्य करता है, तो ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण पे काम करता है जो। ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं किसी श्रेणी क्रम LCR परिपथ में अनुनाद की स्थिति में इनमें से कौन सा संबंध लागू नहीं होता, तो ये वाला संबंध जो है लागू नहीं होता है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। किसी चालक, अर्धचालक व कुचालक के वर्जित ऊर्जा अंतराल क्रमशः EG1, EG2 व EG3 हैं, तो उनके बीच में कौन सा संबंध होगा। ये संबंध पूछा गया था, जो काफ़ी टफ क्वेश्चन था, है ना। इसका आंसर आप लोग देख लीजिएगा, अभी तो इसका आंसर मेरे को नहीं पता है, मैं आपको बाद में बताऊंगा इसका आंसर देख करके। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये देख लिए AC सिग्नल का शीर्ष वोल्टेज जो होता है 300 वोल्ट है, तो उसका RMS वोल्टेज क्या होगा, तो उसका RMS वोल्टेज जो होगा 212.1 वोल्ट होगा। ठीक है, अब देखो नीचे कॉलम में ये गेट के ऊपर भी क्वेश्चन आया था, ये जो है ना 10th के लेवल से ऊपर का लेवल का क्वेश्चन है। ये सब जो क्वेश्चंस आए हैं ये 10th से ऊपर के लेवल का क्वेश्चंस है, तो आपको कम से कम 12th के लेवल की पढ़ाई करनी पड़ेगी, और गेट वगैरह को जो है ना अच्छे से देखना पड़ेगा, नैंड गेट, नॉर गेट, एंड गेट, और गेट, तो ये सब उसके क्वेश्चंस बने हुए हैं। हालांकि ये क्वेश्चंस काफ़ी टफ होते हैं, मतलब ये क्वेश्चंस जो है ईजी हैं, आप एक बार पढ़ोगे तो इसमें आपको समझ में आ जाएगा कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर जैसे बी है। इसको मेरे ख्याल से अब इस टाइप का क्वेश्चन जो है नॉर्मल आपके विज्ञान प्रयोगशाला में तो नहीं आता है, पर देख सकते हो आप तैयारी के हिसाब से। ये फॉरेंसिक डिपार्टमेंट वाला पेपर है, तो उसमें थोड़ा डीप लेवल का पूछा हुआ है ना। चलिए, तो आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करिए। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आने वाले समय में हम जो है फिजिक्स की क्लासेस भी स्टार्ट कर देंगे, जैसे ही हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको ऑलरेडी बायो और केमिस्ट्री के वीडियोस मिल रहे हैं। बायो के वीडियोस जो होते हैं वो उतने इंटरेस्टिंग नहीं है ये वीडियोस, क्योंकि सब्जेक्ट ही उतना मतलब काफ़ी आपको वो लगेगा कि इसके जो टर्म्स हैं, यानी कि इसके जो शब्दावली हैं वो थोड़े टफ होते हैं। इसके नाम से ना सब्जेक्ट को इंटरेस्टिंग बना पाना बहुत मुश्किल हो पाता है, लेकिन जो कंटेंट आपको दिया जा रहा है वो कंटेंट जो है एग्ज़ाम ओरिएंटेड कंटेंट है। आप उस कंटेंट को पढ़ लोगे तो आपको और कहीं से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, और ये कंटेंट जो है मेनली आपको ACF और विज्ञान प्रयोगशाला के और साइंस से संबंधित जितने भी विज्ञान या लैब अटेंडेंट वाले जितने भी पोस्ट होते हैं उनके लिए उपयोगी है, और ACF के लिए तो बहुत ज़्यादा उपयोगी है। ठीक है, चलिए धन्यवाद।